हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूं जो 15 अगस्त को अभी मोदी जी ने लाल किले से अपनी स्पीच में एक ऐलान किया था कि लड़कियों की शादी की एज 18 से बढ़ा करके 21 की जा रही है। तो उस बारे में मैं आज बात करने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसमें क्या दिक्कतें थी, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इन सब बातों में यहाँ पे कितने फायदे हैं, आगे यहाँ पे क्या फायदा हमको हो सकता है, ऐसा ये सब क्यों किया जा रहा है, इस बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूं, लड़का और लड़की में एक बेसिक जो अंतर होता है वो ये कि लड़का एक घर का आधार होता है जबकि लड़की दो घरों का आधार होती है। और कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि प्राथमिक पाठशाला, हमारी प्राथमिक पाठशाला जो है वो हमारा परिवार होता है, हमारी प्राथमिक पाठशाला हमारा परिवार होता है। और प्राथमिक शिक्षक के रूप में या शिक्षिका के रूप में जो प्राथमिक हमारा शिक्षक होता है वो हमारी मां ही होती है, जो हमें बोलना सिखाती है, जो हमें चलना सिखाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी जो माता है, अगर उनकी शादी 18 साल में की जाएगी, 18 साल की एज वो एज होती है जिसे टीन एज के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, 13 से लेकर के 19 तक की जो एज होती है, 13 के पीछे भी टीन लगता है और 19 के पीछे भी टीन लगता है, तो 13 से लेकर के 19 तक की जो एज होती है उस एज को टीनेज कहा जाता है। और टीनेज वो एज होती है जब मनुष्य के दिमाग, यानी कि जो बच्चा या लड़का या लड़की होती है, उनके दिमाग का विकार जो है वो अनियंत्रित रूप से बहुत हाई लेवल पे बढ़ रहा होता है। इस एज में बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। ठीक है, और हकीकत बात यह है कि ये जो टीनेज होती है, यानी कि 13 से लेकर 18 तक की जो एज होती है, इसमें बच्चे बुराई की तरफ, मतलब बुरी एक्टिविटी होती है उनकी तरफ को ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और कहीं ना कहीं यही वो एज होती है जब बच्चे अपने मां बाप से भी दूर होना पसंद करते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चों के ऊपर मां बाप का जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है कि भैया टीवी नहीं देखनी है, घूमने नहीं जाना है, और ये सब काम तुम्हें नहीं कर रहे हैं। इस वजह से बच्चों का मां बाप के प्रति जो एक बदलाव होता है वो भी इस एज में देखने को आपको मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो टीन है, अब मैं बोल रहा हूं 13 से लेकर 19 तक की टीन एज है, और हमने सरकार, जब हमारी शादी की उम्र कितनी है, 18 है, तो जब 18 में आप शादी कर रहे हो तो आप शादी टीनेज में कर रहे हो, तो टीनेज में आप शादी कर रहे हो, और 19 में जो आप 18 में शादी कर दी तो 19 में उसका बच्चा हो गया, यानी कि वो खुद टीनेज है और उसका एक बच्चा हो गया। ठीक है, तो सोचो क्या एक ऐसा माइंड जो अपने आप में टीनेज में है, क्या वो एक अच्छा परवरिश या एक अच्छी मानसिकता के साथ में अपने बच्चे को आगे पाल सकता है या फिर नहीं पाल सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, मतलब एक टीनेज की जो लड़की है वो एक बच्चे को उस मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं पाल सकती है, या उसे उस मैच्योरिटी के नहीं पाल सकती है जो एक अच्छी परिपक्व लड़की जो कर सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं, गर्भधारण के लिए केवल लड़की का शरीर ही मायने नहीं रखता है, मतलब जो लड़की की जो शरीर है, केवल शरीर परिपक्व होना ही गर्भ निर्धारण होने का एकमात्र साधन नहीं होता है। ठीक है, शरीर परिपक्व होने के साथ साथ में गर्भधारण के लिए सोच का परिपक्व होना भी बेहद जरूरी है, जिसपे हम ध्यान नहीं दे रहे। अगर सोच परिपक्व कब हो गया हमारी, जब हम टीनेज के कम से कम बाहर निकलेंगे। टीनेज कितनी, 19 तक। ठीक है, अब 19 के बाद, जैसा 19 के बाद यहाँ पे 20 की एज आएगी, तो 19 के बाद एकदम से बंदा परिपक्व नहीं हो जाएगा। एक बात सोचो, क्या जो कढ़ाई, जो तेल की कढ़ाई होती है उसमें बेसन डालते ही पकौड़ी बन जाती है क्या? नहीं बनती है भाई, थोड़ा टाइम लगता है, पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो टीनेज जो 19 में होती है और 19 तक टीनेज है, तो भैया जो 20 में एकदम से 1 साल के अंदर वो परिपक्व नहीं होने वाला है, तो उसको कम से कम 2 साल का समय सरकार यहां पर दे रही है, जो एक अच्छा प्रयास है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मौका मिलना चाहिए। अब
जो लड़की है, लड़की को अगर मौका नहीं मिलेगा, अब उसके 18 में शादी कर दोगे तो भैया ना तो उसे पढ़ाई का मौका मिल पाएगा, ना तो उसे पढ़ाई का मौका मिल पाएगा, ना ही अपने भविष्य को संवारने का उसे मौका मिल पाएगा। हालांकि नियम तो यह है कि भैया कोई जरूरी तो नहीं है तुम 18 तक शादी कर दो, 18 में तुम शादी कर लो, 18 से नीचे नहीं कर सकते, हालांकि 18 से ऊपर तो आप कभी से कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे परिवार और हमारे जो हमारा गांव का जो हमारा इलाका है, हमारा गांव का जो एरिया है, भारत गांव में बसता है, आप जानते हो, ठीक है। तो वहां पे जो पेरेंट्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि भैया 18 की एज होए तो हम शादी कर ले, वेट कर रहे होते हैं। और इस वेट की वजह से क्या होता है कि लड़की का जो खुद का भविष्य है वो उतना ज्यादा परिपक्व नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उन्हें मौका ही नहीं देते हैं। लड़कियों को मौका कैसे मिलेगा? जब उनके पास क्या होगी? अच्छी शिक्षा होगी। और अच्छी शिक्षा कब होगी? 18 के एज में आखिर कितनी तक बच्चा पढ़ सकता है? बहुत सब क्या करेगा, वो 12th पास ही कर सकता है, लेकिन आगे ग्रेजुएशन के लिए उसके पास वो एज ही नहीं है, उतने मौके उसे मिले ही नहीं है। जब तक तुम मौका नहीं दोगे तब तक लड़की कुछ नहीं कर सकती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब मेरी बात सुन लो, धोनी कितना अच्छा बैट्समैन है, धोनी कितना भी अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जब तक तुम उसे मौका नहीं दोगे, भैया क्या कर सकता है? धोनी को तुम 8वें नंबर पे खिलाओगे तो भैया धोनी थोड़े ना सेंचुरी पे सेंचुरी मारता जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता है। धोनी को मौके दिए गए, सेकंड नंबर पे उतारा गया, तभी जाकर के उसने 183 मारे कि नहीं मारे? अब सबसे ज्यादा जो दोहरे शतक है वो रोहित शर्मा ने मारे। क्यों मारे भैया? क्योंकि ओपनिंग कर रहा है। अब रोहित शर्मा को तुम 9वें नंबर पे लेके आते हमेशा, तो क्या रोहित शर्मा दोहरे शतक इतने सारे मार पाता? सचिन तेंदुलकर ने इतने रिकॉर्ड बनाए हैं, कैसे बना दिए? क्योंकि उन्हें मौके मिले हैं, उन्हें मौके मिले हैं। मौका मिलना बेहद जरूरी है। अब भी हमारे गांव में हमारी गांव में प्रतिभा इतनी छुपी है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। अब मेरी बात सुन लो, अगर लड़की को मौका दिया जाएगा, लड़की को मौका दिया जाएगा, यानी कि उसकी एज को शादी के लिए अगर बढ़ाया जाएगा तो उसे अच्छे मौके मिलेंगे और एजुकेशन में भी सुधार होगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो उसकी अपने परिवार और अपने समाज के लिए जो उनकी सहभागिता है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। भारत के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? भारत के अंदर महिलाओं की हर क्षेत्र में सहभागिता बराबर नहीं है। एक साइड से हम बोलते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, अगर महिलाएं अगर पुरुषों के बराबर हैं तो फिर सहभागिता बराबर क्यों नहीं है? आप तो जानते हो भारत के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की जो सहभागिता है वो बराबर नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि भारत के अंदर महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है। भारत के अंदर महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और भी उन्हें धरातली स्तर पर किया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है। अब मेरी बात सुन लो, जब धरातली स्तर पे ये काम किए जाएंगे आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने का भैया एक ही रास्ता है, क्या? वो है शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा एकमात्र रास्ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा पर हमें जोर देना पड़ेगा, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। हमारी जो व्यावसायिक शिक्षा है वो पुरुष प्रधान शिक्षा है, हमारी जो व्यावसायिक शिक्षा है वो पुरुष प्रधान है, इसलिए हमारी व्यावसायिक शिक्षा को कहीं ना कहीं महिला प्रधान करना पड़ेगा। इसके लिए भले चाहे फिर आपको महिलाओं के लिए शिक्षा में जो हमारी शिक्षा में आरक्षण आपको बढ़ाना पड़ेगा, चाहे फिर कुछ भी किया जाए, ठीक है। आरक्षण, अब अगर कोई बंदा है, कोई आदमी है, अगर कोई आदमी है उसके 2 बच्चे हैं, अगर कोई आदमी उसके 2 बच्चे हैं और वो एक लड़का है एक लड़की है और वो एक ही बच्चे को पढ़ाने में सक्षम है, तो जाहिर सी बात है वो लड़के को ही प्रेफर करेगा, लड़की को पढ़ाना प्रेफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक मानसिकता जो हमारे अंदर में वो ये कि लड़की तो भैया पराया धन है, ये कल के दिन हमें क्या देगी, ठीक है। मतलब हमारा जो ठीक है, देखा एक बात तो सिंपल सी आप भी समझते हो कि हर चीज के पीछे एक लालच जुड़ा रहता है, हर चीज के पीछे एक लालच जुड़ा रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मां बाप का लालच जुड़ा रहता है चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। अब अगर कोई पेरेंट्स 2 बच्चे हैं, एक को पढ़ाने में सक्षम है तो वो लड़के को पढ़ाने में प्राथमिकता देंगे। अगर वो आदमी दोनों को पढ़ाने में सक्षम है तब भी मोस्ट ऑफ मैं बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं, तो तब भी क्या होगा, दोनों को पढ़ाने में कैपेबल है, तब भी वो एक को यानी कि लड़के को पढ़ाने पे ध्यान देगा और लड़की को पढ़ाने पे ध्यान उतना नहीं देगा। ये सोचेंगे कि भैया इनकी शादी में जो पैसा हम यहां लगाएंगे वो पैसा इनकी शादी में लगा करके हम ये बात जो है वो कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो,
ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा 21 क्यों की जा रही है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं अपने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर के चलता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है समझा दो। देखो हुआ क्या, थोड़ा सा बैक में अगर मैं चलूं, जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारा देश गुलाम था तब क्या था पे, और 1860 में एक नियम आया, ठीक है, 1860 में एक नियम आया जिसे बोला गया, ठीक है, जिसे बोला गया क्रिमिनलाइज्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके अंदर क्या था, अगर 10 साल से नीचे अगर किसी के साथ में अगर आप शारीरिक संबंध अगर बनाते हो तो वो रेप केस की श्रेणी में आएगा। समझाता हूं आपको, ठीक है, जरा मैं आपको दोनों पक्ष यहां पे जोड़ के चलता हूं। दूसरा 1891 में दूसरा एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसके तहत ये था कि भैया 12 वर्ष से नीचे अगर तुम किसी के साथ में अगर शारीरिक संबंध स्थापित करते हो तो भैया वो रेप की श्रेणी में आएगा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे 1860 में देश गुलाम था, 1891 ये वो टाइम है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने उस टाइम पे बहुत सारे धार्मिक आंदोलन भी यहां पे चल रहे थे, ठीक है, जिस वजह से अंग्रेजों की इस नीति का इन्होंने विरोध किया और तब जाके अंग्रेजों ने जो शारीरिक संबंध की एज थी उसे बढ़ा करके 12 वर्ष किया। एक बात मैं आपको समझो, अंग्रेजों की मानसिकता कभी भी ये नहीं थी, अंग्रेज कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले, इनके परिवार और समाज में भागीदारी हो और ये आत्मनिर्भर बने, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से वो काम कर रखा था। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे 1891 में बड़ी मुश्किल से राष्ट्रीय कांग्रेस ने पे जोड़ दिया, आंदोलन किए और तब जाकर के इस एज को 12 वर्ष से किया गया। अब इसके आगे चल के 1927 में एज ऑफ कंसेंट अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत क्या किया गया, अगर 12 वर्ष से कम अगर आप शादी करते हो तो उसे इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अगर आप 12 वर्ष से नीचे अगर शादी करते हो तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, ऐसा किया गया था। इसके बाद जाकर के इसमें बाद में संशोधन हुआ और एक एक्ट आया, शारदा एक्ट। एक एक्ट आया शारदा एक्ट, जो बहुत बड़ा एक्ट था। इसके तहत शादी की एज के लिए लड़कियों की जो एज थी उस एज को 14 किया गया और लड़कों की एज को यहाँ पे 18 किया गया था। अब बाद में इसमें भी दिक्कत हुई, क्योंकि जब 14 वर्ष में आप शादी कर रहे हो तो 14 एज है, तो वो सारी दिक्कतें यहाँ पे हो ही रही थी जो होनी थी। इस वजह से बाद में जब देश हमारा आजाद हो गया, क्योंकि तो गुलामी की बात थी भैया 1900, ठीक है, ये तो गुलामी की बात थी। अब बाद में हमारा देश आजाद हुआ तब 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट बना और 55 में हिंदू मैरिज एक्ट बना। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गर्ल्स की एज यहाँ पे 18 की गई और बॉयज की यहाँ पे 21 की गई और बाद में 2006 के अंदर बाल विवाह रोकथाम अधिनियम आया। इसके तहत अगर 18 साल से नीचे अगर लड़की शादी होती है तो भैया 2 साल की इसमें सजा का प्रावधान था और इसमें कुछ जुर्माना भी रखा गया, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी, 18 साल की उम्र में अगर तुम शादी कर रहे हो तो क्या दिक्कतें हो रही थी। तो पहली दिक्कत में आप कर रहे थे, टीन एज में शादी हो रही थी। टीन एज में शादी होने से परिपक्वता जो थी वो कम हो रही थी, परिपक्वता वो पूरी तरह से परिपक्व लड़की नहीं है, ये दिक्कत है, ठीक है। मैंने बोला दूसरा, गर्भ धारण करने के लिए केवल शरीर की जरूरत नहीं है बल्कि सोच की भी जरूरत है, ठीक है। और 18 साल से नीचे की उम्र में वो सोच परिपक्व उतनी नहीं होती है, ठीक है। और 18 साल में अगर तुम शादी कर रहे हो तो 19 साल में अगर वो बच्ची मां बन जाती है, लड़की मां बन जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे मातृ मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट जो है, मदर डेथ, ये भी हमारा बढ़ रहा था। तो इसलिए इसे भी कम करने के उद्देश्य से ये काम अभी यहां पे किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर 18 साल में अगर शादी हो जा रही है, 18 साल में शादी हो रही थी तो इससे और भी बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। महिलाओं को, लड़कियों को घरेलू हिंसा का सामना भी कहीं ना कहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि अब मेरे पास शादी कर दी, 18 साल के बच्चे को क्या पता होता है कि ये भैया ये मेरे सास है, मेरे ससुर है, ये मेरे, ठीक है, ये मतलब मेरे देवर है। ये देखो, रिश्तों का नाम पता होना एक अलग बात है, रिश्तों को निभाने की प्रवृत्ति होना एक अलग बात है, उस लेवल पे मैच्योर होना एक अलग बात है। तो 18 साल की जो टीनेज की जो लड़की है, बच्ची है, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए भी उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसके सामने सामाजिक उत्पीड़न, ये सब भी उन्हें यहाँ पे दिक्कतें देनी पड़ती है। अब मेरी बात सुनो, एक और चीज जिसकी वजह से ये एज 21 की जा रही है, वो इसका मेन एक रीजन ये भी है कि एक हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 15 है, ठीक है, जिसमें जेंडर इक्वलिटी, जिसमें कहा गया कि हमारे देश में जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा के आधार पे
के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा, लिंग बोले तो क्या, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब आपने यहां पे क्या कर रखा है, लड़कियों की शादी की, बॉयज की जो शादी की एज है वो 21 है और गर्ल्स की कितनी है, 18 है। तो गर्ल्स की शादी की एज 18 सिर्फ इसलिए है क्या क्योंकि वो गर्ल्स है, और बॉयज की शादी की एज सिर्फ 21 इसलिए है क्योंकि वो बॉयज है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं कहिए ये जेंडर जो इक्वलिटी है उसको ये पूरी तरह से फुलफिल ये नहीं करता है। लिंग के आधार पर भेदभाव यहां पे नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी इस डायरेक्शन यहां पे काम किया जा रहा है। मैंने आपको ये समझा, ठीक है। और इसके अलावा भी अब इसके एक पक्ष, इसका दूसरा पक्ष इसका ये भी देखने का आप यहां पे आ सकता है कि 18 साल की उम्र में सरकार हमको बोलती है तुम बालिग हो गए हो। 18 साल की उम्र में सरकार बोलती है तुम बालिग हो गए हो, और इसका ये दूसरा पक्ष है, जरा ध्यान सुनना। 18 साल की उम्र में सरकार बोलती है तुम बालिग हो गए हो और तुम उतने मेच्योर तो हो कि तुम देश का भविष्य चुन सकते हो, यानी कि तुम्हें वोट देने का अधिकार है, लेकिन 19 साल तक कहीं ना कहीं यहाँ पे टीनेज है, ठीक है। 19 साल तक टीनेज है। तो ये दो बातें जो है, ये दो बातें आपस में अंतर संबंधी मतलब इंटरकोर्स यहाँ पे कर जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और सरकार भी इस हालांकि ध्यान जरूर दे रही है। हालांकि जो 18 से 21 साल की जो एज शादी की बात हो रही है, ये सरकार का एक अच्छा कदम है और कहीं ना कहीं देखो, हालांकि देखो इसमें कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है कि भैया अगर किसी के 4 बच्चे हैं, अगर किसके 4 बच्चे हैं और बड़ी लड़की अगर पढ़ रही है तो भैया उसकी साथ मेरी बात सुन लो, अगर ऐसा है कि अगर बच्चों में अगर 2-2 साल का अंतर है, सपोज दैट, ठीक है। अगर किसी बंदे की 4 लड़के हैं, उनमें 2-2 साल का अंतर है, बड़ी लड़की एक की एज है 21 साल, दूसरी की है 19, तीसरी की है, ठीक है, तीसरी की एज होगी आपकी, ठीक है, तीसरी 17 हो गई और चौथी की 15 हो गई। अगर उस लड़की जो बड़ी लड़की वो पढ़ रही है और उसकी शादी 27 तक नहीं हुई है, तो दूसरी कितनी की हो गई, 25 की हो गई, दूसरी की 25 है। अब समाज के दृष्टिकोण से पहले बड़ी लड़की की शादी होगी तो बड़ी लड़की कितनी, यहाँ पे बड़ी लड़की 27 की हो गई है। तो झोटी की अगर तुम शादी करते हो तो कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से ये बात है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये हजम नहीं हो पाती। हाँ, इसीलिए कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत हो सकती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बातें सरकार जो कर रही है 18 से 21 करिए, ये चीज सही है। और दूसरी बात, इससे एक बहुत बड़ा फायदा और भी हो सकता है, वो ये कि इससे जनसंख्या कंट्रोल करने पे भी कुछ हद तक इसमें यहाँ पे फायदा जरूर मिलने वाला है। ये भी सरकार कहीं ना कहीं एक सोच यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि आखिर जो शादी की एज है वो 18 से 21 क्यों की जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।